नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द सीक्रेट सिविल सर्वेंट्स में। और ये क्वेश्चन मैं शिक्षा प्रणाली के करा चुका हूँ, स्वास्थ्य प्रणाली के करा चुका हूँ। जो एक टॉपिक है उससे संबंधित अब है ये सामने आपके यूपी में एनजीओ से संबंधित, यूपी में एनजीओ के मुद्दे, योगदान एवं प्रभाव। ठीक है ना। तो इससे संबंधित प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मैं कल कराऊंगा। अभी जो क्वेश्चन है आपके सामने ये दिखाई दे रहा होगा आपको, इसे कराएंगे। ठीक है। अच्छा, बाहर की साउंड आ रही थी, कल मैं बनाया था वीडियो तो मुझे लग रहा था कि बाहर की साउंड ज़्यादा आ रही है। अब एक्चुअली गर्मी में इतनी ज़्यादा पड़ रही है ना, कल से तो फिर भी मौसम ठीक है, थोड़ी बहुत बारिश होगी वेस्टर्न यूपी में, दिल्ली में भी हल्की फुल्की बारिश हो गई थी, इस वजह से थोड़ा मौसम ठीक है। वरना कूलर और पंखा बंद करने के बावजूद भी जो बाहर पास वाले रूम है वहाँ तो कूलर चलते हैं, उसकी साउंड बहुत आती है। इस वजह से तो मैं नाइट में वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ कि कम साउंड आया करे, वरना बाहर की साउंड आती है काफ़ी, लेकिन फिर भी हल्की फुल्की साउंड आ रही थी। अब काम चलाना पड़ेगा उसी से। कम सोर्स में बेस्ट डाटा देने की कोशिश करते हैं, बेस्ट चीज़ें करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए तो सीधा हम क्वेश्चन पे चलें। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, एनजीओ मतलब है गैर सरकारी संगठन, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख गैर सरकारी संगठनों की चर्चा कीजिए। तो उत्तर प्रदेश में जितने भी एनजीओ होंगे आप उनकी चर्चा कर सकते हो, कौन कौन से हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि फिर उनके समक्ष उत्पन्न चुनौतियों का उल्लेख करें, कि गैर सरकारी संगठन जो है उनकी चर्चा करनी है आपको, और उन सरकारी संगठनों के जो गैर सरकारी संगठन हैं उनके समक्ष क्या चुनौतियां हैं उनका उल्लेख करना है आपको। तो ये आपके क्वेश्चन के बॉडी पार्ट के 2 फोकस पॉइंट हैं। ठीक। और ये जो गैर सरकारी संगठन है और कॉन्टेक्स्ट वर्ड क्या है, उत्तर प्रदेश के संबंधित आपको देना है। तो इंट्रोडक्शन में आप गैर सरकारी संगठन की डेफिनेशन के साथ स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। फोकस पॉइंट आपको बॉडी पार्ट में 2 मिल ही जाएंगे, कि आपको गैर सरकारी संगठनों की चर्चा भी करनी है और उनके समक्ष चुनौतियाँ भी आपको बतानी है, और एंड में आपको कंक्लूड कर देना है। ठीक है। चलिए इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। वो फॉर्मेट हमारा ABC रहता ही है। ठीक है। तो क्या कहता है कि हमने ऑथेंटिक परिभाषा उठा ली वर्ल्ड बैंक की, कि वर्ल्ड बैंक एनजीओ को कैसे परिभाषित करता है। विश्व बैंक के अनुसार ऐसे सभी संगठन एवं संस्थाएं जो पूर्णतः स्वतंत्रता पूर्वक अपने कार्यों, कार्यक्रमों एवं वित्त का संचालन स्वयं करती हैं। कैसे करती हैं? स्वयं करती है, मतलब ये स्वतंत्र होती हैं, सरकार से स्वतंत्र। ये अपने कार्यों को, कार्यक्रमों को और वित्त का संचालन स्वयं करती हैं। और इनका प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? सामुदायिक परोपकार, ना कि लाभ कमाना। ये कोई बिजनेसमैन नहीं है, कॉरपोरेट घराने नहीं है, या कोई कॉरपोरेशन नहीं है कि जो फायदे के लिए, लाभ के लिए काम करते हैं। एनजीओ का जो प्राथमिक उद्देश्य होता है वो है सामुदायिक परोपकार, जनता की भलाई। और उन्हें क्या कहते हैं? फिर गैर सरकारी संगठन कहते हैं। देखो एनजीओ का ये जो पोर्शन है, ये ऊपर जो डाला है टॉपिक, इसमें मैं 3 से 4 क्वेश्चन कराऊंगा जिससे कि सारा कवर हो जाएगा। बट अब एग्जाम में 20 क्वेश्चन आते हैं, और एनजीओ से क्या उम्मीद करते हो कि तुम वो 2-3 क्वेश्चन पूछ लेगा एक ही पेपर में? नहीं, एक ही क्वेश्चन आएगा। और गैर सरकारी संगठन का जब फोकस पॉइंट रहेगा तो आप डेफिनेशन एक ही रट लें, ये वाली। मैं आगे आने वाले 2-3 क्वेश्चन और रहेंगे, उनमें अलग अलग तरीके से अगर लिखा भी जाएगा, बट आपको तो कीवर्ड जैसे गैर सरकारी संगठन है तो इसकी एक डेफिनेशन ऑथेंटिक आपको रट लेनी चाहिए। तो आप ये याद कर सकते हो, अच्छे से लिख सकते हो। आगे आने वाले 2-3 क्वेश्चन गैर सरकारी संगठनों में और मैं कराऊंगा, तो हो सकता है इस डेफिनेशन को फिर से रिपीट किया जाए या कुछ अलग लिखा जाए। तो एक डेफिनेशन आपको रट लेनी चाहिए। अब एक ही क्वेश्चन आएगा एक पेपर में, 20 क्वेश्चन आएंगे तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब मैप की इसमें डिमांड थी, कैसे बन सकता था, कोशिश करी कि बनाया जाए कि नहीं, लेकिन बनाने की जब सोचा तो बन गया। एरिया वाइज यूपी के हमने उन जहाँ जहाँ लागू हैं ये एनजीओ, वेस्टर्न यूपी में कौन कौन से एनजीओ हैं, मध्य यूपी में कौन कौन से हैं, पूर्वी यूपी में कौन कौन से हैं, बुंदेलखंड में कौन कौन से, 1-2 नाम दे दिए, हैं तो बहुत सारे, है ना, 1-2 हमने नाम दे दिए। ठीक है। तो आप देखिए ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख एनजीओ। ठीक है। पश्चिमी यूपी, पूर्वी यूपी, मध्य यूपी और बुंदेलखंड। और मैप बना दिया बाकायदा, हमने इसको कवर भी कर दिया, बंद कर दिया। और कुछ
मेन हमने नाम दे दिया कि दृष्टि फाउंडेशन है नोएडा में, परिवर्तन सेवा समिति गाजियाबाद में, समान फाउंडेशन लखनऊ में है ना, ये मध्य यूपी में, पृथ्वी इनोवेशन है झांसी में है ना, परमार्थ समाज सेवा समिति है चित्रकूट में, शिक्षा प्रबोधिनी गोरखपुर, लोक समिति वाराणसी, ये कुछ नाम हमने लिख दिए जल्दी। मैथ थोड़ा अच्छा लगता है और क्वेश्चन को थोड़ा और प्रभावी बना देता है। बाकी तो आप डायरेक्ट लिख भी सकते थे इस तरीके से भी कि यूपी के प्रमुख एनजीओ, इस तरीके से हेडिंग डाल सकते थे। और जो प्रमुख एनजीओ है, देखो एक तो है कि क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि यूपी के प्रमुख एनजीओ की भूमिका बताइए। जब आप भूमिका बता रहे होते हो तो बताओगे कि वो एनजीओ क्यों आया है, किस काम के लिए, उसका उद्देश्य क्या है। पर यहाँ पूछ रहा है क्वेश्चन में आपका जो बॉडी पार्ट का एक पार्ट है वो है आपका कि आप यूपी के प्रमुख एनजीओ बताओ, है ना, फिर उनके समक्ष आने वाली चुनौतियों को बताओ। ये पार्ट है, 200 वर्डों में क्वेश्चन है। तो चलिए, फूड फॉर लाइफ वृंदावन, ये आपका फूड सिक्योरिटी से संबंध हो जाएगा, खाद्य सुरक्षा का। खुशी फाउंडेशन, अक्षय पात्र फाउंडेशन, साथी चाइल्ड लाइन विद्या एवं चाइल्ड, गुड़िया फाउंडेशन, ये वाराणसी में है ना, वैश्यावृत्ति के विरुद्ध। उड़ान सोसाइटी है, ये अलीगढ़ में है आपकी, महिला सशक्तिकरण, गरीबी वगैरह से लड़ने के लिए, ठीक। कुशीनगर सेवा समिति, होप फाउंडेशन, ये अल्पसंख्यक मुद्दों से संबंधित है। तो इस तरीके से हमने कुछ मैप में दिखा दिए और कुछ हमने नीचे लिख करके यूपी के जो प्रमुख एनजीओ हैं उनकी हमने जिक्र कर ली, ठीक है ना, वो हमने शो कर दिया। अब डाटा तो वही रहता है हमारा, तो प्रस्तुतिकरण होता है कि आप कैसे प्रस्तुत करते हो उसको, एग्जामिनर को सही से समझ में आ जाए उसका लिखा हुआ। बाकी तो डाटा जब सेम ही पढ़ते हैं, आप 3-4 किताबें कोई भी किताबें उठा के देख लो, आपको डाटा कंटेंट लगभग वही मिल जाएगा, लेकिन प्रस्तुतिकरण का तरीका बदल जाता है। वही प्रभावी बनाना है हमको और थोड़ा बहुत वैल्यू एडिशन कर लेना है, और वही वैल्यू एडिशन है। अब मैप बना दिया, मैप कोशिश करी थी कि मैप बन जाए तो ठीक है, बना दिया। अब चलिए आइए, उपयुक्त एनजीओ के समक्ष निम्नलिखित चुनौतियाँ हैं। कौन कौन सी चुनौतियाँ वो भी देख लेते हैं। ये भी मैंने थोड़ा सा कोशिश करी थी कि इसको थोड़ा सा और बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर सकूँ। तो चुनौतियाँ कौन कौन सी हैं, अब इसको तुम वैसे भी दिखा सकते थे चुनौतियाँ के, आर्थिक चुनौती, सामाजिक चुनौती, पर्यावरणीय चुनौती, कुछ भी है, अलग अलग तरीके से, राजनीतिक चुनौतियाँ, इस तरीके से भी लिख सकते थे। बट इधर मैंने कैसे लिखा है, आर्थिक समर्थन, संगठन और प्रबंधन, सरकारी सहयोग, अन्य चुनौतियाँ, तकनीकी चुनौतियाँ, सामाजिक स्वीकार्यता। चलिए देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है। आर्थिक समर्थन कैसे, कि पर्याप्त धन की कमी है कि नहीं। जितने भी एनजीओ हैं, बहुत सारे ऐसे एनजीओ हैं जिन पे फंड की कमी होती है ना, फंड जुटाने में बड़ी कठिनाई रहती है। तो ये एक चुनौती है इनके सामने, एनजीओ के सामने। संगठन और प्रबंधन, सेकंड कौन सा है, संगठन और प्रबंधन। खराब गवर्नेंस मतलब सुशासन नहीं होगा तो पारदर्शिता कैसे होगी, पारदर्शिता होना जरूरी है। तो संगठन और प्रबंधन में खराब शासन, और उसमें भी जो कर्मचारी काम करते हैं, जो एम्प्लॉई हैं, वो प्रशिक्षण और कौशल विकास की कमी है उनमें, ठीक। जितने भी हम एनजीओ की चुनौतियों की बात कर रहे हैं वो भी जनरलाइज चुनौतियाँ। सरकारी सहयोग में अगर आप देखोगे तो सरकारी निर्देशों और नीति आधार पर कार्य करना कठिन है, मतलब सरकार की जो प्रक्रिया है कुछ ऐसी, उनके होते हुए जो कुछ एनजीओ हैं वो अपना प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाते, तो वो सरकारी सहयोग को हमने माना। तकनीकी चुनौतियों में आ जाइए इधर, तो तकनीकी चुनौतियों में तकनीकी और प्रौद्योगिकी का अभाव है। आज का टाइम क्या है, टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी पारदर्शिता को भी बढ़ाती है और पहुंच को भी ज़्यादातर लोगों तक रीच करती है उसको। और अगर तकनीकी चुनौतियाँ आ रही हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में, रिमोट सेंसिंग एरिया में भी नहीं पहुंच पाते हो आप। सामाजिक स्वीकार्यता, कई बार एनजीओ के कार्यक्रमों को समाज में स्वीकृति नहीं मिलती, काफ़ी एनजीओ ऐसे होते हैं। चलिए, अन्य चुनौतियों में हमने बताया आपको, सीमित दक्षता, खराब नेटवर्किंग और समन्वय की, कोऑर्डिनेशन की कमी रहती है। कभी कभी दोहराव हो जाता है एनजीओ का, एक ही क्षेत्र में, गरीबी के क्षेत्र में कई सारे एनजीओ काम कर रहे हो, है ना, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई सारे एनजीओ काम कर रहे हो, कभी कभी दोहराव होता है उनका। तो खराब नेटवर्किंग और कोऑर्डिनेशन की कमी रहती है, समन्वय की कमी। धन का दुरुपयोग होता है, देश के बाहर से फंडिंग संबंधी मुद्दे होते हैं, है ना, ये आपकी आंतरिक सुरक्षा से संबंधित हो जाता है कि देश के बाहर से अगर फंडिंग किसी एनजीओ में हो रही हो, अगर विदेशी चंदा आ रहा हो, तो वो विदेशी उस एनजीओ के थ्रू तुम्हारी आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती खड़ी कर सकते हैं, तो ये एक चुनौती है। भ्रष्टाचार का भी मामला है एनजीओ में, जैसे बरेली का एक एनजीओ था, उसको ब्लैकलिस्ट किया गया था फिर भ्रष्टाचार के मामले में। मनी लॉन्ड्रिंग, एनजीओ, बहुत सारे एनजीओ इसलिए खोल लिए जाते हैं, पंजीकृत कर लिए जाते हैं कि उससे मनी लॉन्ड्रिंग हो सके, ब्लैक मनी को वाइट मनी में बदला जा सके। तो ये एक चुनौती है।
आगे, गैर जवाबदेह, गैर पारदर्शी एवं अलोकतांत्रिक कार्यप्रणाली है एनजीओ की। काफ़ी एनजीओ की ऐसी है। अब इस चुनौतियों, अब देखो ये पूछा तो नहीं था, आप लगोगे कि अब क्वेश्चन तो समाप्त हो गया हमारा, हमने दोनों पार्ट कंप्लीट कर लिए क्वेश्चन के, हमने चुनौतियाँ भी बता दी, हमने प्रमुख एनजीओ थे वो भी बता दिए। जब चुनौतियाँ जब भी आप बताओ, किसी में भी पूछा जाए तो सरकार के प्रयास बताओ या आगे की राह बताओ या उनका समाधान बताओ, ये बताते हुए आप कंप्लीट करो। तो हमने बताया सरकार के प्रयास कि आखिर ये चुनौतियाँ जो 3 से कैसे टैकल किया जाए। तो पारदर्शिता हेतु दर्पण पोर्टल में रजिस्ट्रेशन तथा वार्षिक रिपोर्ट को सबमिट करना होता है ना। ये एक सरकार का प्रयास रहा कि दर्पण पोर्टल जो है इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, जो भी एनजीओ होगा, और वार्षिक रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। ठीक, इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। आगे, FCRA सुना होगा आपने, फॉरेन कंट्रीब्यूशन वाला। तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो था उस 2010 में कुछ संशोधन किए गए थे, उनका उचित क्रियान्वयन किया जाए। अब वो कौन कौन से संशोधन किए गए थे वो देखिए आप। उदाहरण के रूप में SBI में खाता होना चाहिए, जो भी एनजीओ होगा उसका खाता किस में होगा, SBI में, जिससे कि जो विदेशी चंदा रहे तो उसका एक केंद्रीकरण रहे तो पता चल जाए कि कहाँ से कितना आ रहा है। और जो एडमिनिस्ट्रेशन व्यय होता है उस पर वो 20% से अधिक खर्च ना कर सकता। तो ऐसे कुछ प्रावधान किए गए थे। ठीक है। और आंतरिक सुरक्षा के खतरे वाले जो कुछ एनजीओ हैं उनको ब्लैकलिस्ट करना, जैसे ऑक्सफैम इंडिया को किया गया था। तो इस तरीके से आपने कुछ क्वेश्चन को और बेहतर करने के लिए आपने सरकार के प्रयास बता दिए, कुछ आगे की राह के रूप में, समाधान के रूप में बताए, और एंड में आप कंक्लूड कर दोगे। ठीक है ना। इस प्रकार प्रदेश के एनजीओ समावेशी विकास हेतु आवश्यक है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर हमें उत्तर प्रदेश का करना है, उसमें एनजीओ एक प्रभावी रूप से अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जैसे हम देखें कि बहुआयामी गरीबी जनसंख्या कितनी है, 22.93% है, और इसे कम करने में एनजीओ मदद कर सकते हैं, जैसे अक्षयपात्र फाउंडेशन है, उत्थान है, साथी है, जो पीछे हम बहुत सारे एनजीओ देख के आए हैं, उनका काम यही है। अगले क्वेश्चन में उनकी भूमिका बताऊंगा कि क्या काम कर रहे हैं वो, उस तरीके से उसे भी देख लेंगे हम। बट ये जो क्वेश्चन की डिमांड थी उस तरीके से क्वेश्चन किया गया। ठीक है ना। और ये मैंने नीचे लिख दिया कि अगर आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि SDG लक्ष्यों को प्राप्त करने में तो सहायता करेगा ही, और SDG लक्ष्य आपको मालूम ही है, पॉवर्टी है, हंगर है, हेल्थ है ना, एजुकेशन है, जेंडर इक्वलिटी है। तो इन सब में ये एनजीओ हेल्प करते हैं, इधर काम करते हैं। बहुत सारे एनजीओ आपने इंडिया लेवल पे भी सुने होंगे, और ये हमने ऊपर जो बताए थे वो यूपी स्तर के थे। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आपको क्वेश्चन पसंद आता है, आपको फ्रेमिंग अच्छी लगती है, तो आप कमेंट किया करें, और ज़्यादा कुछ आपको नहीं लगा करे कि इसमें कुछ रहा नहीं कमेंट करने के लिए, तो धन्यवाद बोल दिया करें, थैंक यू। एक छोटा सा वर्ड होता है, लेकिन सामने वाले के लिए एक बहुत बड़ा एप्रिसिएशन होता है, मोटिवेशन पॉइंट होता है। ठीक है ना। चलिए, ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपकी रात शुभ रहे, शुभ रात्रि, और दिन में सुनोगे तो आपका दिन शुभ रहे। ओके, बाय बाय।